रखो सलाह वो मंजर भी आएगा थूब। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे 30 क्वेश्चन। इनमें से मैं 10 क्वेश्चनों के आंसर शुरुआत के देने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो 10-10 करके मैं 30 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हो 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के बीच में कहीं पर आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी वो लिंक ओपन होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर डाउनलोड करके आराम से फ्री में बिल्कुल पढ़ाई करो और ऐश करो, मौज करो। 70 नंबर के लिए आपको इन प्रश्नों को जिंदा खा जाना है। आशीष तुम्हारी है ये, तुम लिखे हो ये, देख रहे हो गाइस, आशीष की भाई कारनामे क्या क्या लिख देते हैं, जिंदा खा जाओ भाई। क्वेश्चन जिंदा होते हैं क्या यार, मरे हुए तो होते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला यहाँ पर दोस्तों उत्तर देख सकते हो, परिवार नियोजन का अर्थ साधारण 2 या 3 संतानों को जन्म देकर परिवार के आकार को नियोजित रूप से सीमित रखना समझा जाता है। यानी परिवार को कम करना आप कह सकते हो, परिवार सीमित रखना, कम बच्चे करना, आप अपने भाषा में लिख सकते हो जो भी लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख देना। उसके बाद परिवार नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है, परिवार नियोजन मतलब एक योजना ही तो है, तो तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता के स्वस्थ, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर और एक संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। इसका मतलब दोस्तों समझ रहे हो क्या, कि जो माता पिता की आय होती है आप कह सकते हो, वो क्या है पूरे परिवार को चलाने के लिए कम से कम हो तो, अब इंडिया में आप देखो बहुत सारे होंगे लोग आपके आसपास भी, कि भाई बहुत सारे बच्चे तो कर लेंगे लेकिन उनको पहनने के लिए, स्कूल के लिए, ये कॉपी किताब के लिए पैसे नहीं होते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि परिवार को बिल्कुल सुनियोजित करके रखना चाहिए, परिवार नियोजन उसी को बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़े दोस्तों, आगे है अन्य शब्दों में कहें तो परिवार नियोजन वह है जिसमें एक परिवार में 1 या 2 बच्चे होने चाहिए तथा इन बच्चों के जन्म में 3 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद 2 विधियां भी पूछ लेता है कि परिवार नियोजन की 2 विधियां बताइए। तो परिवार नियोजन की 2 विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले दोस्तों निरोध, इस निरोध पद्धति का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, पुरुषों में लगाया जाता है। यह महीन रबर का बना पुरुष जननांग को ढकने वाला एक साधन होता है। इससे संभोग से पूर्व सीधे लिंग पर चढ़ाकर पहना जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हो इसके बारे में, मतलब क्या है कि योनि में जो है शुक्राणु जो है पुरुष के, वो फिर प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे फिर क्या है बच्चे नहीं होते हैं, तो इसको बोला जाता है निरोध। ठीक है, कॉन्डोम भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। और ये 10th क्लास में आता ही है क्वेश्चन, तो ठीक है। और यहाँ पर और कोई हंसने की बात नहीं है भाई, पढ़ाई है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। दूसरा है यहाँ पर देखो नसबंदी, नसबंदी भी की जाती है यहाँ पर, पुरुष तथा महिला का नसबंदी करना। पुरुष नसबंदी में शुक्रवाह के दोनों तरफ का छोटा टुकड़ा निकाल दिया जाता है ना। महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब के दोनों तरफ का छोटा भाग निकाल दिया जाता है, याद कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, जो पुरुष में पाई जाती है शुक्रवाहिका एक पाई जाती है, तो शुक्रवाहिका याद रखना। बहुत सा एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो उसमें लिख लेना शुक्रवाहिका, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन आता है, आगे है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, मुंह से ही हमारे भोजन का पाचन शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लारमय लाइपेज भी बोलते हैं, लाइपेज है ना, लाइपेज भी स्रावित करती हैं, याद रख लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आ ही जाए 2023 के, है ना। तो साबुनीकरण जब वसा या तेल को यानी OH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो वसा या तेल के अणु विघटित होकर जाते हैं, यानी विघटित होकर क्या करते हैं, विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, यानी साबुन बनाना कह सकते हो। ठीक है, साबुन को तैयार करने के लिए सामग्री चाहिए, ये सामग्री चाहिए। याद रखना एक बात दोस्तों यहाँ पर कि भाई साबुनीकरण मतलब साबुन को बनाना। साबुन कैसे बनती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी भी तेल या वसा को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो उससे साबुन का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया या साबुनीकरण टिप्पणी। ठीक है, आप याद रखना। और साबुन बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। पहला वनस्पति तेल, दूसरा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और तीसरा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका फॉर्मूला मैं बता दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और
सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद चौथा है दोस्तों मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर याद रखना, जो आधुनिक आवर्त नियम है वो भी पूछ लेता है। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये आधुनिक नियम है। लेकिन मेंडलीव का नियम क्या है कि परमाणु भार, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो होती है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अर्थात तत्वों को उनके भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक समान गुणधर्म वाले तत्व आ जाते हैं। लेकिन ये सही बात नहीं थी, ठीक है, इनका नियम फेल हो गया था। फिर आधुनिक आवर्त नियम आया और आधुनिक आवर्त नियम आज तक चल रहा है और बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप देखोगे एक ग्रुप में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनके जो भी क्रियाशीलता होती है, गुणधर्म होते हैं, वो लगभग समान ही होते हैं। तो वो वाली आवर्त सारणी बढ़िया थी, ठीक है। तो यही है। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते हो, ठीक है, ये हर साल आता है, हर साल मैं कहूं तो हर साल, ठीक है। तो यहाँ पर संतृप्त क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं क्या है, एकल बंध द्वारा जुड़ी रहेंगी। एकल बंध इस तरीके से बड़ी रहेंगी, कितनी भी चैनें बना दी जाए एकल बंध इस तरीके से रहेगा, ठीक, कितनी भी चैन बना दोगे। लेकिन आपका जो असंतृप्त उसमें क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर भी डबल बंध आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो समझ जाना कि वो कार्बन श्रृंखला जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जो संतृप्त होता है उसका क्या है, समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यानी गुणधर्म है बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें, आगे यहाँ पर बोला गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, मैंने आपको बता ही दिया है ना, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके समान सूत्र क्या होते हैं, ये CnH2n यानी एल्कीन और CnH2n-2 यानी एल्काइन, ये दोनों फार्मूला याद रख लेना। ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। आगे बढ़े, 6वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व बहुत ज्यादा है, अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पौधे जीवित ना रहे, ठीक है। हमारे शरीर से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, पसीना जो निकलता है आप देखोगे, इसी तरीके से पौधों से भी पसीना निकलता है, यानी पानी निकल जाता है पत्तियों के माध्यम से, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधा क्या करता है, जड़ से पानी लेता है ना, पूरा पौधे में जाता है पानी, और फिर अगर उसकी हानि ना हो, वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पौधे को पानी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई उत्तर लिखोगे, पौधों के वायवीय भागों से होने वाली जल हानि को, है ना, वायवीय भाग मतलब जो पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, उनसे जो है जल हानि होती है। मैंने बताया जल उड़ जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं जल उड़ जाता है, तो जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल पौधों से जलवाष्प के रूप में निष्कासित होता है, पौधों से जलवाष्प के रूप में निष्कासित होता है। आप देखोगे ओस पड़ती है जो, है ना, इसी तरीके से ऊपर जो पानी है गर्मी के कारण उड़ जाता है, फिर जो शाम को नीचे टपक आता है ठंडी के कारण। आगे बढ़े दोस्तों, इसका महत्व क्या है। पहला दोस्तों इसका महत्व क्या है, वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद करता है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, मिट्टी से पानी के अवशोषण को मदद करता है। पानी के अवशोषण मतलब समझ रहे, विभिन्न भागों तक पौधों के पानी पहुंचता है वाष्पोत्सर्जन के कारण ही। दूसरा बात दोस्तों कि भाई पानी के साथ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व भी चले जाते हैं, जिससे पौधों को जरूरत होती है। पानी से ही तो पौधा जीवित नहीं रहता ना, पौधे के लिए और भी तो सामग्री चाहिए ना, चाहे और जो भी हो, है ना। तो ये है, तो बहुत सारे तत्व भी चाहिए। तो यही बताया गया कि भाई पानी का अवशोषण तो होता है, साथ में भोजन वगैरह भी पौधा यहीं से प्राप्त करता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधे की सतह ठंडी रखने में मदद करता है। पौधा जो है वो ठंडा रहता है, आप देखोगे पौधे हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे वो गर्मियों के दिन में भी हो, है ना। सो वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पौधा सूख जाए, ठीक है, क्योंकि भाई जो जल गर्म हो जाता है वो ऊपर उड़ जाता है, और जो ठंडा होता है वो जड़ से फिर से पौधा अवशोषित करता रहता है। आगे बढ़े, तीसरा है अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। और यहाँ पर एक आप याद रखना फ्लोएम ऊतक होता है, फ्लोएम, ये जाइलम ऊतक एक है, एक ये फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम वाहिकाएं जो होती हैं, आप ऊतक कह लो, फ्लोएम ऊतक जो होता है ये पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन का स्थानांतरण करता है, और जो जाइलम होता है वो जल का करता है। आपके बहुविकल्पी में प्रश्न आ सकता है। आगे दोस्तों 7वां क्वेश्चन है विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देख सकते हो अंतर मैंने बता दिया। सबसे पहले विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, आप इसी तरीके से लिखोगे, बीच में एक लाइन खींच देना, ठीक है, इस तरीके
तरीके से। तो यहाँ पर पहला अंतर है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है आप देखोगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट दिया जाता है, प्लग में आप लोग वो करते हो है ना, ठुसा देते हो, और उसके बाद क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी पंखा चलता है जो वो विद्युत मोटर ही होता है, ठीक है। पंखा आप अपने घर में देखे होंगे तो वो घुमाता है। उसके बाद विद्युत जनित्र जस्ट अपोजिट करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब समझ रहे हो, उसको जब घुमाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है, इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा, कि भाई विद्युत मोटर द्वारा जो है उत्पन्न धारा की जो दिशा होती है उसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, और इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें, आगे हमारा क्या आता है, आगे आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं के दो गुणधर्म क्या हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुणधर्म आप लोग याद रखना। पहला दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी इस तरीके से पूरी बनाती हैं, आप लोग अगर पढ़े होंगे इस तरीके से पूरी है ना, बंद वक्र के रूप में इस तरीके से बनाती हैं, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, नेवर, कभी नहीं काटती, मतलब समझ रहे हो, ऐसे जाएंगी तो ऐसे ही आएंगी, एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, मतलब ऊपर ऊपर ऐसे चली जाएंगी। लेकिन ऐसे सोचो कि एक ऐसे गई और एक ऐसे चली जाए तो नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही लाइन में जाएगी, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको पढ़ के जाना जरूर। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया कि भाई ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सिंपल है ओम के नियम को, कि भाई ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, आप ऐसे कह सकते हो कि ओम के नियम के अनुसार यदि समानता क्या है किसी भी चालक तार की ताप और उसके दाब में कोई भी बदलाव न हो, फिजिकल स्टेट यानी ताप में कह सकते हो, ताप में कोई भी बदलाव ना हो ताप की अवस्थाओं में, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे इसको याद कर लो कि भाई ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही सरल है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो विद्युत विभवांतर जितना बढ़ेगा विद्युत धारा उतना ही बढ़ेगी, मतलब समानुपाती बोल सकते हो या अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको इसमें बराबर का चिन्ह लगाने के लिए एक ये स्थिरांक आ जाता है आर, जिसको विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ये आर का मतलब क्या हो जाए दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है दोस्तों याद रखना ओम होता है, और ओम को ऐसे दर्शाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है। और V का मात्रक यानी वोल्ट होता है, ठीक है। और I यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो बस एम्पियर, तो इतना जरूर याद रख लेना, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा I बराबर V/R, ठीक है। तो विद्युत धारा को एम्पियर को और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, एम्पियर को जल्दी से बताओ, यहाँ पर एम्पियर को क्या बोल सकते हैं, एम्पियर बराबर क्या हो गया वोल्ट, ठीक है, वोल्ट और बटे ओम, है ना, तो ओम वोल्ट प्रति ओम ऐसे भी बोल सकते हो। आगे बढ़े दोस्तों, 10वां क्वेश्चन आता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है चश्मे में उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, याद रख लेना। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या है, बिल्कुल सिंपल है, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो एक याद करोगे एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतनी ही थी वीडियो। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन फिर से लेकर आने वाला हूं, तो चैनल के साथ बने रहना। और हाँ, मैं जो 10 वीडियो लाऊंगा 10 क्वेश्चन, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, हो सकता है, ठीक है। तो चलो आप डाउनलोड करो PDF में जो लिंक है, और पासवर्ड आपको मिल ही गया होगा बीच में कहीं पर, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।